गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम अगेन डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग वेब चैप्टर के और कुछ टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। सो आज सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग वेब चैप्टर के और कुछ टॉपिक के बारे में। सो आज के क्लास का डिस्कशन जो है वो हम शुरू करेंगे किस टॉपिक से? वो हम शुरू करेंगे ई गवर्नेंस से। ओके, कहाँ से शुरू करेंगे? ई गवर्नेंस से शुरू करेंगे आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक हमारा जो है वो है क्या है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर द गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिटीजन। मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन को ऑनलाइन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस तरह के टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिस तरह के टेक्निक्स के द्वारा, उस तरह के टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। सो ई गवर्नेंस इज ए टेक्नोलॉजी इन व्हिच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू द कस्टमर बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ आ गया ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस एक टेक्नोलॉजी है, ई गवर्नेंस एक टूल है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सर्विसेज को अपने सिटीजन के पास पहुंचाता है। किसके मदद से? आईसीटी के मदद से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मदद से। ओके, तो ई गवर्नेंस क्या है समझ आ गया? गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के पास पहुंचाना टेक्नोलॉजी के मदद से, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। ओके, तो ई गवर्नेंस क्या है ये तो समझ आ गया। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट जो सिटीजन को टेक्नोलॉजी के मदद से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे किस तरह के आईसीटी टूल्स वो यूज करता होगा? आईसीटी टूल्स मतलब क्या? ऐसे टूल्स जिसके मदद से हम टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हो, जैसे कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, है कि नहीं? ये सब चीज एक एक तरह के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब क्या है? ये सब एक एक तरह के आईसीटी टूल्स हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आईसीटी टूल्स के मदद से अगर गवर्नमेंट अपने सर्विसेज को सिटीजन के पास पहुंचाता है आईसीटी टेक्नोलॉजी के मदद से, तो हम उस तरह के सर्विसेज को क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है समझ आ चुका होगा सबको, आई थिंक। देन द यूज ऑफ आईसीटी facilitates providing access to information for the citizen by the government। वही है मतलब ई गवर्नेंस का मतलब फिर से यहाँ पे समझाया है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि आईसीटी टूल्स को यूज करके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट के सर्विसेज को सिटीजन के पास पहुंचाना, या फिर गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को सिटीजन के पास पहुंचाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का मदद लेके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। उसको क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है समझ आ चुका होगा। तो किस तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड किया जाता है? जैसे कि हम घर बैठे आजकल इजीली डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग घर पे बैठे कर सकते हैं। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो घर बैठे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? वोटर कार्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आधार कार्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आजकल हमें, जबकि टेक्नोलॉजी के मदद से हमारे आईसीटी टूल्स में अवेलेबल कराया जाता है, तो वहां पे हम इसीलिए उस तरह के सर्विसेज को क्या बोल सकते हैं? ई गवर्नेंस बोल सकते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है? आई थिंक सबको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ चुका होगा कि अगर गवर्नमेंट अपने सर्विसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को अपने सिटीजन्स के पास पहुंचाता है आईसीटी टूल्स या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मदद से, तो उस तरह के सर्विसेज को हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के मदद से क्या होता है कि जो सिटीजन है वो सोशियली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होते हैं। मतलब सोशियली भी वो खुद को बेहतर बनाते हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज इजीली पहुंच पाता है, और इकोनॉमिकली भी वो बेहतर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के सारे जो भी मतलब लोअर बैकवर्ड क्लासेस को जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उस इजीली उनके पास पहुंच पाता है, तो वो इकोनॉमिकली भी बेहतर होते हैं। ओके, तो ई गवर्नेंस के द्वारा जो है वो सिटीजन्स का सोशियली एज वेल एज इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ लोगों का जो जीने का तरीका है वो भी बेहतर होता है क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन या फिर सर्विसेज पाने के लिए और
ऑफिसेस में जाना नहीं पड़ता, लाइन लगाना नहीं पड़ता, घर पे बैठे अपने मोबाइल में क्या सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसको इजीली जान सकते हैं, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो ई गवर्नेंस क्या है पता चला। ई गवर्नेंस के थ्रू सिटीजन को वो सोशियली इकोनॉमिकली हम कैसे वो एम्पावर कर रहा है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है सोशियली एंड इकोनॉमिकली लोगों को, लोगों का जीने का तरीका कैसे बेहतर बना रहा है, और कैसे उनके पास बहुत ही आसान तरीके से मतलब क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड बेटर सर्विसेज पहुंच पा रहा है। इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। देन it also enables citizens to access information directly without paying any money to a middleman or a tot। जैसे कि पहले अगर गवर्नमेंट सर्विसेज हमें, अगर हमें गवर्नमेंट सर्विसेज टेक्नोलॉजी की मदद से अवेलेबल जब होता नहीं था, तो तब क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट सर्विसेज हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल नहीं किया जाता था, तो वहां पे हमें कोई ना कोई वहां पे ऑफिसेस में काम करने वाले मिडिल मैन के मदद से काम को करना पड़ता था, जिसके वजह से हमें उनको कुछ पैसा पे करना पड़ता था, तब जाके हमें हमारा काम हो सकता था। पर आजकल जो है सारे सर्विसेज जबकि टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मोबाइल फोन में अवेलेबल हो जाते हैं, तो किसी को बिना कोई पे किए, कोई मिडिल मैन को या फिर टॉट को बिना कुछ पे किए भी हम हमारे सर्विसेज को इजीली पा सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे जो करप्शन है, करप्शन रिड्यूस करने के लिए भी ई गवर्नेंस फैसिलिटी बेहतर है। ओके, ताकि लोगों के पास उनके सर्विसेज, उनके हक का जो सर्विस है, उनके हक का जो स्कीम है उनको इजीली मिल पाता है बिना किसी को कोई भी पैसा दिए। किसके थ्रू? ई गवर्नेंस के थ्रू। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, वही मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसी मिलता है सिस्टम में, मतलब वहां पे जो फ्रॉड होता था, बीच में जो करप्शन होता था वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट अपने सिटीजन के साथ कनेक्ट होता है और अपने सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि वहां पे मिडिल मैन जो है, जो कि पहले पैसा खा के काम करता था, अभी वैसा कुछ करना नहीं पड़ता, लोगों को पैसा देना नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली अपने सर्विसेज को अपने पोर्टल के थ्रू, अपने वेबसाइट्स के थ्रू कस्टमर या फिर सिटीजन के पास अवेलेबल करा देता है। तो जितने भी ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं, जितने भी ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो जिनको मेनली डिजाइन किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पार्लियामेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, है कि नहीं, कौन से मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट में है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एक तरह के ई गवर्नेंस वेबसाइट्स होते हैं, और टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी ई गवर्नेंस वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि UIDAI। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? आधार कार्ड में चेंजेस कर सकते हैं, आधार कार्ड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, किसमें? ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं UIDAI में। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज देता है UIDAI। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम, जैसे कि अगर किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, पार्लियामेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए, है कि नहीं, तो उसके लिए हम जैसे कि India.gov.in, इस वेबसाइट में जाके किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है ई गवर्नेंस सर्विसेज के थ्रू। और जितने भी ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं, जितने भी ई गवर्नेंस वेबसाइट्स हैं, वो या तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या तो हमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन अभी आएंगे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करने का। ओके, तो सबसे पहला इनिशिएटिव कब लिया गया था? 1987। तो 1987 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया था। ओके, तो जो इनिशिएटिव लिया गया था, इनिशिएटिव लेके फर्स्ट गवर्नमेंट सर्विस जो ई गवर्नेंस सर्विस निकला था, उसका नाम क्या है? NIC नेट। NIC का फुल फॉर्म क्या है? NIC का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, मतलब अगर हमें हमारे गवर्नमेंट के जितने भी साइट्स हैं,
उनके मतलब गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इंफॉर्मेशन अगर लोगों के पास हम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला ई गवर्नेंस स्कीम या फिर ई गवर्नेंस फैसिलिटी जो लॉन्च हुआ था वो है एनआईसी नेट, जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था। ओके। उसके बाद उसी को ही फॉलो करके आगे क्या निकाला गया, फिर आगे लॉन्च किया गया DISNIC, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो पहले जो एनआईसी निकला था वो सिर्फ क्या करता था, स्टेट्स का इंफॉर्मेशन देता था। ओके। मतलब किसी भी स्टेट वेबसाइट का इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, किसी भी स्टेट का अगर हमें किसी गवर्नमेंट सर्विसेज का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड करता था एनआईसी नेट 1987 में जो निकला था। उसके बाद फिर उसी को फॉलो करके लॉन्च किया गया डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको शॉर्टली बोलते हैं DISNIC। एनआईसी का एडवांस वर्जन निकला DISNIC, जो कि सिर्फ स्टेट का सर्विसेज का इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन भी हमें उस वेबसाइट्स में गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐड कर दिया गया, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज के इंफॉर्मेशन भी इजीली क्या कर सकें, इजीली एक्सेस कर सकें। ओके। और ये जो स्कीम निकला ई गवर्नेंस स्कीम, तो पहले जो एनआईसी नेट निकला था, तो उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओनली स्टेट ऑफिसेस, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, उनको अलाउ किया गया था कि वो अपने सारे सर्विसेज को आईसीटी टूल्स के मदद से अवेलेबल कराएं, ताकि स्टेट के सारे इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। ओके। फिर किया गया आगे, आगे फिर उसी में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऐड करने का भी डिसीजन लिया गया, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को भी, कंट्रीज में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस हैं, उनको फ्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, तो क्या किया गया, उन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को भी फिर एनआईसी में जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन को, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस को भी ऐड कर दिया गया, ताकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस के इंफॉर्मेशन भी इजीली सिटीजन्स के पास शेयर किया जा सके। तो एनआईसी नेट जो है उसको एक्सटेंड किया गया DISNIC नेटवर्क में। कब? 1990 में। मतलब एनआईसी नेट जो पहले निकला था वो सिर्फ क्या करता था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर था, मतलब हमारे जो नेशन है, नेशन के जितने स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफिसेस के इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होते थे। फिर 1990s में क्या किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया, ताकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस के इंफॉर्मेशन भी वहां पे अवेलेबल किया जा सके, ताकि लोग उसको घर पे बैठे इजिली एक्सेस कर सकें। ओके। In the ensuing years, computerization, teleconnectivity, and internet connectivity led to establishment of large number of e-governance। धीरे धीरे जबकि हम देख रहे हैं कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, लोगों का कंप्यूटर का यूज बढ़ रहा है, टेलीकनेक्टिविटी बढ़ रहा है, मतलब लोगों का मोबाइल यूज करने का भी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी यूजेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का लोग यूज कर रहे हैं, लोग उतना चाहते हैं कि उनको सारे सर्विसेज जो है घर बैठे मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले। तो इसीलिए जितना ज्यादा कंप्यूटराइजेशन हुआ, जितना ज्यादा टेलीकनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का एस्टेब्लिशमेंट जब जितना ज्यादा इंक्रीज होते होते चला, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का मतलब डिमांड और बढ़ने लगा। लोगों को ई गवर्नेंस सर्विसेज और जल्दी मतलब लोगों का डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा कि उनको ई गवर्नेंस सर्विसेज कैसे मिले, ताकि वो घर पे बैठे इजिली गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज के बारे में पता कर सके। तो उसके लिए 2006 में 2006 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये दो डिपार्टमेंट, डेटी डिपार्टमेंट एंड DAR एंड पीजी डिपार्टमेंट, ये जो दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने ई गवर्नेंस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस सर्विसेज कैसे लोगों के पास पहुंच सके, उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक कमिटी फॉर्म किया, उन्होंने एक इनिशिएटिव फॉर्म किया, जिसका नाम क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। उन्होंने एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया। उस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू उस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों के पास पहुंचाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया। किन के द्वारा? गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स के द्वारा। एक डिपार्टमेंट है डेटी, अनदर डिपार्टमेंट इज DAR एंड PG। कब? 2006 में। ओके।
तो बहुत सारे सेंट्रल इनिशिएटिव्स लिए गए 2006 या फिर 2006 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हमने एक यहाँ पे इनिशिएटिव देखा जो कि 2006 में लिया गया था, नेशनल, क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, एनईजीपी, है कि नहीं, इनका फुल फॉर्म्स याद रखना। तो ये फर्स्ट 2006 में इनिशिएटिव लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए लोगों के पास ई गवर्नेंस सर्विसेज पहुंचाने के लिए। जैसे कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन मोड प्रोजेक्ट, सिटीजन सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स, R&D इन ई गवर्नेंस। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स हैं। ओके, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम हैं, या फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया, ताकि इन इनिशिएटिव्स के थ्रू वो गवर्नमेंट सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स थे इनके अंदर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, और उन्हीं गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं, है कि नहीं। तो एक दो वेबसाइट्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के सर्विसेज वो वेबसाइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो वेबसाइट हमारा यहाँ पे है वो क्या है, india.gov.in, जो कि एक नेशनल पोर्टल है इंडिया का। नेशनल पोर्टल मतलब क्या है, मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है, ऐसा ई गवर्नेंस पोर्टल है, या फिर ये एक ऐसा ई गवर्नेंस वेबसाइट है जो कि सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है, किसको, गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम अगर इस वेबसाइट में चले जाएंगे तो हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये हमें सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है। सिंगल विंडो एक्सेस मतलब मतलब जितने भी स्टेट्स के मतलब इंफॉर्मेशन हैं, हमारे नेशन के जितने भी सारे सर्विसेज अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सब कुछ हमें एक ही जगह पे मिल सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो एक्सेस। तो india.gov.in एक नेशनल पोर्टल है इंडिया का, जो कि हमें सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसके थ्रू हम नेशनल, हमारे नेशन के सारे इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सब कुछ हम इजीली पता कर सकते हैं। ओके, तो ये जो वेबसाइट डेवलप किया गया है, ये जो वेबसाइट या फिर पोर्टल डेवलप किया गया है, ये किनके कोलेबोरेशन से पॉसिबल हुआ है। ये वेरियस बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के द्वारा, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबके कोलेबोरेटिव एफर्ट के वजह से ये वेबसाइट्स या फिर ये पोर्टल पॉसिबल हो पाया है। ओके, सो ये जो पोर्टल है ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है, मिशन मोड प्रोजेक्ट। ओके, मतलब इस वेबसाइट, ये जो पोर्टल या फिर ये जो वेबसाइट है ये मिशन मोड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के अंदर आता है। मतलब इसका मेन काम है कि लोगों के पास, इसका मेन मिशन है कि लोगों के पास उसके सारे प्रोजेक्ट या फिर सर्विसेज के इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। ओके, तो ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर आता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर मिशन मोड प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये जो पोर्टल या फिर ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट अवेलेबल होता है। ओके, सो ये जो वेबसाइट है इसको मेंटेन करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, डेटी, MOCIT एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, इस पोर्टल को मेंटेन करते हैं। इस पोर्टल में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, तो देखेंगे इस वेबसाइट को ओपन करके, चलिए जाते हैं इस वेबसाइट को थोड़ा ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है, देखो लिख रहा है वहां पे india.gov.in में नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये नेशनल पोर्टल है, मतलब ये सिंगल विंडो एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है हमारे नेशन के सारे इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को पाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स में अगर हम क्लिक करेंगे, देखो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमें अवेलेबल है, हो रहे हैं। उनमें से कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक टॉपिक को हम चूज करके, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन एंड आईटी में क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन एंड आईटी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कम्युनिकेशन एंड आईटी के रिलेटेड, क्या क्या स्कीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके,
क्या क्या डाटा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर हमें उसके बाद मिनिस्ट्री कौन है, मतलब कौन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है, उसके गवर्नमेंट वेबसाइट्स अगर हमें जाना है, जैसे कि मेटी.gov.in, ये वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अगर हमें जाना है। उसके साथ साथ नीचे हमें और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये एक ऐसा वेबसाइट है या फिर एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये एक सिंगल विंडो सर्विस है, मतलब ये सिंगल विंडो एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब एक सिंगल विंडो में एक सिंगल वेबसाइट से हम सारे वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हर तरह के सेंटर या फिर हर तरह के नेशन के इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से पा सकते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं। जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी तरह का गवर्नमेंट सर्विस अगर हमें चाहिए, है कि नहीं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट सर्विस अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, है कि नहीं। ऐसे किसी भी तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज अगर हमें चाहिए तो किसी भी तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज को हम यहाँ पे पा सकते हैं सिंगल विंडो में। ओके, तो आई थिंक समझ आ चुका होगा। यहाँ पे सर्विसेज में भी अगर क्लिक करेंगे तो और एक वेबसाइट में हमें ले जाएगा, सर्विसेज वेबसाइट में, और उस सर्विसेज वेबसाइट में क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सब कुछ, जैसे कि एजुकेशन एंड लर्निंग, राइट हैंड साइड में देख सकते हो, येलो कलर बॉक्स में दिखा रहा है कि नहीं। ये एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है वो सब इस लिंक में जाके देख सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड क्या सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्या सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जॉब रिलेटेड क्या सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, इस India.gov.in जो नेशनल पोर्टल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वेबसाइट के बारे में सबको समझ आ चुका होगा। अभी हम नेक्स्ट वेबसाइट में आते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट हमारा क्या है, नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारा है, नेक्स्ट वेबसाइट है GOI डायरेक्टरी। ओके, GOI डायरेक्टरी, GOI directory.nic.in, ये गवर्नमेंट ऑफ, GOI का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी। ओके, GOI डायरेक्टरी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट का मेन मतलब स्पेशलिटी क्या है, इस पोर्टल को मेनली क्यों डिजाइन किया गया है। दिस पोर्टल इज ए वन पॉइंट सोर्स टू एक्सेस ऑल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। इसका मेन खासियत क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं सारे के सारे लेवल्स में, चाहे वो स्टेट लेवल में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिंक हमें इस वेबसाइट्स में या फिर इस पोर्टल में अवेलेबल किया गया होता है। किसी भी वेबसाइट के बारे में, अगर किसी भी वेबसाइट्स में हमें जाना है तो चाहे वो हमारे इंडिया का किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में हमें जाना है तो सारे के सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हमें इस पोर्टल के अंदर अवेलेबल किए जाते हैं। ओके, मतलब वो चाहे कोई मतलब स्टेट का हो या फिर कोई यूनियन टेरिटोरी का हो, है कि नहीं। या फिर जुडिशियरी रिलेटेड कोई वेबसाइट्स हो, लेजिस्लेचर रिलेटेड कोई वेबसाइट्स हो, या फिर एजुकेशन रिलेटेड कोई वेबसाइट्स हो, या फिर कोल माइंस रिलेटेड कोई वेबसाइट्स हो, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, है कि नहीं, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज में हो चाहे वो स्टेट्स में हो, तो सारे के सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं जिस तरह के पोर्टल में। उस पोर्टल का नाम क्या है, GOI directory.nic.in। ओके, तो इस वेबसाइट को भी हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को भी हम थोड़ा ओपन करके देखेंगे। ओके, ये तो हमने देखा था। ओके, ये आ गया ना वो वेबसाइट GOI डायरेक्टरी, जिसको हम, जिसका नाम अभी थोड़ा चेंज हो गया है। GOI डायरेक्टरी का नाम दिया गया है अभी IGOD, मतलब वही सेम वेबसाइट है, इसका नाम अभी चेंज होके क्या हुआ है, IGOD इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, उसका नाम अभी चेंज हो गया है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, जो कि इसका नाम पहले क्या था, GOI डायरेक्टरी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी, इसका ही नाम पहले था, वही चेंज होके अभी क्या हो गया है, IGOD इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी। इसमें हमें क्या मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट्स हैं सारे वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो देखो सेक्टर वाइज हम जा सकते हैं,
या फिर कैटेगरीज वाइज जा सकते हैं, तो सेक्टर में क्लिक करते हैं। सेक्टर में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो किस सेक्टर, सारा सेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर का वेबसाइट हमें चाहिए, या एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशिंग का हमें सेक्टर वाला वेबसाइट चाहिए, कोल एंड माइन वाला चाहिए, किस तरह के सेक्टर का इंफॉर्मेशन, किस तरह के सेक्टर वाला वेबसाइट हमें चाहिए, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन वाला एक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले वेबसाइट में क्लिक कर रहा हूँ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर में क्लिक कर रहा हूँ। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सेक्टर जो था, उसके अंडर जितने वेबसाइट्स हैं, देखो अभी सारे के सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे कि दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटोरी है, उसके अंदर जो भी एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, वो अवेलेबल हो चुका है। उसके नीचे चंडीगढ़ का है, देखो, है कि नहीं। उसके नीचे देखो आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद दिल्ली का है, केरला का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, सिक्किम का है, तमिलनाडु का है कि नहीं। उसके बाद भुवनेश्वर का भी यहाँ पे है, देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, मतलब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, सारे के सारे वेबसाइट्स के लिंक हमें अवेलेबल हो जाएंगे इस वेबसाइट में। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि हमें इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट्स यहाँ पे, सारी वेबसाइट्स के लिंक्स हमें ये प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मैंने क्लिक किया एम्स भुवनेश्वर में, तो एम्स भुवनेश्वर वाले वेबसाइट में वो हमें ले जाएगा, और वहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम उस वेबसाइट से ले सकते हैं। ओके, तो पता चला कि जो हमारा जियो आई डायरेक्टरी है, या फिर जिसका नाम अभी चेंज होके आई गॉड हो गया है, उस पोर्टल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट्स हैं, हम किसी भी वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं उस पोर्टल के थ्रू। आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा कि जीओआई डायरेक्टरी जो पोर्टल है, उसका मेन फीचर क्या है, उसको मेनली क्यों डिजाइन किया गया है। देन अभी हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट, है कि नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग मतलब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ई कॉमर्स, है कि नहीं। ई कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या, ट्रेड, बिजनेस। ई कॉमर्स मतलब क्या, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेड, है कि नहीं। अगर हम ऑनलाइन के थ्रू कुछ सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। सो जो ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। तो ऑनलाइन के थ्रू जबकि सेलिंग एंड बाइंग हो रहा है, इसीलिए हम इसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बोलते हैं, जहाँ पे कस्टमर जो है इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स खरीद सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जहां से लोग अपने घर बैठे डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स जैसे कि बुक, टीवी, मोबाइल फोन, ड्रेस, शू, ऐसे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने घर पे बैठे इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद घर बैठे कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदने के साथ साथ प्रोडक्ट के डिटेल्स को अपने घर पे बैठे इजीली मोबाइल्स के थ्रू देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट कंपैरिजन करके सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको चूज कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को लाने के लिए उनको जाना भी नहीं पड़ता, वो डिलीवरी एड्रेस दे देते हैं, तो घर पे वो प्रोडक्ट आ भी जाता है उस ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू, है कि नहीं। सो ऑनलाइन शॉपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। द कस्टमर डज नॉट हैव एनफ टाइम टू विजिट ए स्टोर एंड परचेज गुड। सपोज मेरे पास टाइम नहीं है दुकान जाके प्रोडक्ट खरीदने का, तो घर बैठे इजिली ऑफिस में काम करते वक्त या फिर घर पे मतलब कोई काम करते वक्त या फिर कहीं ट्रैवल करते वक्त हम इजिली क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए। देन द स्टोर वेयर वी विल गेट व्हाट वी नीड मे बी वेरी फार ऑफ। अगर हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे आसपास की दुकान में अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन के थ्रू तो कहीं पे भी हो, हमसे कितना भी दूर हो, वो प्रोडक्ट हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। द मनी स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू द स्टोर, मतलब दुकान में जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाता है कि नहीं। देन प्रोडक्ट वी में रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल एट आवर नियरेस्ट मार्केट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट शायद हमारे नियरेस्ट मार्केट में कभी आता ही नहीं है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे मार्केट से, हमसे दूर में जो मार्केट है वहां से ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। वी वांट टू सेंड ए प्रोडक्ट टू आवर फ्रेंड, सपोज मुझे मेरे दोस्त के पास कोई प्रोडक्ट सेंड करना है,
तो प्रोडक्ट और खरीद के भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम दोस्त का एड्रेस दे के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम दोस्त का एड्रेस दे के डायरेक्टली हम दोस्त का एड्रेस दे के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम दोस्त का एड्रेस दे के उसके पास उस प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव हुआ, एनर्जी भी सेव हुआ, है कि नहीं। देन और क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, ये कॉमन बेनिफिट्स हैं जो कि हम सबको पता है कि नहीं, बस लिखना आना चाहिए। We do not have time during the shopping hours. We can do online shopping from our office, home or a friend's place. हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं है, हम काम में हैं, घर पे कोई काम कर रहे हैं, किसी दोस्त के घर पे हैं, बाहर कहीं गए हैं, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी जगह पे होके। ओके, तो वहां पे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, मतलब हमें हमें वहां पे 24/7 सर्विसेज मिलता है, हम जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं मतलब वहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड के फीचर्स मिलते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में इतने % डिस्काउंट है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बार्गेनिंग हम कर सकते हैं, बार्गेनिंग ऑफर्स भी अवेलेबल होता है हमें शॉपिंग साइट्स में। ओके, देन सम ऑनलाइन स्टोर अलाउ कस्टमर टू रेट देयर सर्विसेज एंड द आइटम। प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें रेटिंग देने का ऑप्शन भी मिलता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो हम उसको अच्छा रेटिंग देते हैं, अच्छा नहीं है तो अच्छा रेटिंग नहीं देते, जिसके द्वारा बाकी लोगों को पता चलता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वालिटी खरीदने से पहले, है कि नहीं। तो हमें प्रोडक्ट का क्वालिटी भी पता चल जाता है प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, किसमें, ऑनलाइन शॉपिंग में, जो कि नॉर्मल शॉपिंग में होता नहीं है कि नहीं। देन वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ द आइटम वी आर परचेजिंग। पता चलता है ना कितने लोग रेटिंग दिए हैं, जितना ज्यादा लोग रेटिंग दिए होंगे उतने ज्यादा लोग खरीदे होंगे, तो जितना ज्यादा लोग खरीदे होंगे मतलब उस प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है, उस प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, है कि नहीं, ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज या फिर एडवांटेजेस हमें मिलता है अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। ओके, सो ऑनलाइन शॉपिंग में जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का भी पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते, तो हमें कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। पर अगर हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स काम कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आगे इसी क्लास में एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का। पहले हमें क्या करना है, ओपन द शॉपिंग साइट, शॉपिंग साइट को ओपन करो जहां से हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना है। सिर्फ अगर प्रोडक्ट्स को हमें देखना है, अगर सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स को देखना है तो हमें कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरी नहीं है, सिंपली हम वेबसाइट को ओपन करके ब्राउज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। पर अगर हमें प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है वहाँ पे हमें हमारे डिटेल्स देने होते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें क्रिएट करना होता है, और उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं पेमेंट करके। ओके, पर आजकल क्या होता है, आजकल मोबाइल नंबर के थ्रू इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ज्यादा डिटेल्स वो हमें मांगता नहीं है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ओटीपी के थ्रू हम इजीली रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और उस मोबाइल नंबर के थ्रू उसे हमारा सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है, और उसके बाद इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हमें अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो पहले हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू पहले हमारे अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट को लॉगिन करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम कोई दुकान में जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं फिजिकली, और उस बास्केट में सारे प्रोडक्ट्स को डालते हैं, और उसके बाद एक बार में पेमेंट करते हैं। वही सेम फैसिलिटी हमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी अवेलेबल होता है, वहां पे एक कार्ट का ऑप्शन होता है कि नहीं, शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन होता है। तो शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन होता है मतलब कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, ऐड टू कार्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे मतलब बास्केट में हम उस प्रोडक्ट को डालेंगे। उसके बाद ऐड आइटम्स में क्लिक करके हम उसमें और भी बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और सारे आइटम्स ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बार में ही पेमेंट कर सकते हैं। और कार्ट में जैसे कि बास्केट में अगर हमने 10 प्रोडक्ट ऐड किया, बाद में हुआ कि नहीं हमें ये वाला एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो बास्केट से निकाल के रख देते हैं। वैसे ही कार्ट में हम, कार्ट भी एक तरह का बास्केट है ऑनलाइन शॉपिंग में,
तो कार्ट में हमने जितने प्रोडक्ट डाला हुआ है उनमें से अगर कोई प्रोडक्ट हमें बाद में खरीदने का मन ना हो तो कार्ट से हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सब चीज भी हम देखेंगे। उसके बाद फाइनल जितना प्रोडक्ट हमारा रहा कार्ट में, हम वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करके या फिर कैश ऑन डिलीवरी करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉपुलर शॉपिंग साइट्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, amazon, ईबे, है कि नहीं। उसके बाद ये भी मिंत्रा, आईबीबो, स्नैपडील, उसके बाद मेसो, इन्फीबीम, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ओके। देन जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद वहां पे हमें बिल पेमेंट करना होता है कि नहीं। क्या करना होता है, बिल पेमेंट करना होता है। तो बिल पेमेंट या तो हम डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वहां पे हमें वॉलेट मिलता है कि नहीं, जैसे कि शॉपिंग साइट्स में वॉलेट हमें मिलता है, वॉलेट में जो पैसा होगा उससे कर सकते हैं। ई गिफ्ट वाउचर अगर कोई मिला होगा उससे कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी से कर सकते हैं, या फिर वायर ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, वायर ट्रांसफर मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास आएगा तो वो केबल के थ्रू कनेक्ट करके वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके। देन ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड कंडीशन व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। जब भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो उसके कंडीशंस को पढ़ो, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो एंड उसके बाद जाके पेमेंट करो। तो ऑनलाइन पेमेंट में हम जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट तो कर सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद, प्रोडक्ट खरीदते वक्त। उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल पेमेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, वाटर बिल पे कर सकते हैं, उसके बाद टैक्स एंड इनकम टैक्स भी पे कर सकते हैं, है कि नहीं। इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद फोन पे, गूगल पे के थ्रू हम इजीली, पेटीएम के थ्रू इजीली इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल भी पे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑनलाइन के थ्रू हम बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम केस स्टडी करेंगे। अब तक तो हमने समझा ई गवर्नेंस क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया। उसके बाद कुछ ई गवर्नेंस वेबसाइट्स में का यूज हमने देखा, जैसे कि india.gov.in एंड GOI directory.nic.in, ये दो वेबसाइट्स के बारे में हमने देखा। और इन दो वेबसाइट्स का मेन फीचर क्या है वो भी हमने डिस्कस किया, उसको हमने प्रैक्टिकली देखा। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ये एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग, है कि नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग का बेनिफिट्स हमें क्या मिलता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ एग्जांपल्स हमने देखा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का। और बिल पेमेंट जब हम करते हैं तो बिल पेमेंट्स हम कैसे कैसे मेथड्स यूज करके कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, केस स्टडी। केस स्टडी मतलब कोई भी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसको बोला जाता है केस स्टडी। तो चलो प्रैक्टिकली जो भी यहाँ पे है उस चीज को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आसान तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक शॉपिंग साइट लेते हैं, चलो फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। ओके, तो फ्लिपकार्ट के साइट को हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, ये फ्लिपकार्ट ओपन होके आ चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जबकि मेरा अकाउंट है कि नहीं, ये जबकि मेरा अकाउंट है तो यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा लॉग आउट करके दिखाता हूँ करके। लॉग आउट हो रहा है। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहते, बस ओनली ब्राउजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट सिर्फ देखना चाहते हैं, तो ऐसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट में जाके हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज करके उस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट। कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं अगर सिर्फ ब्राउज करना है। पर अगर हमें प्रोडक्ट खरीदना भी है तो हमें लॉग इन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे। अगर पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना।
अगर पहले से अकाउंट क्रिएट है, जैसे कि मैंने बोला था, आजकल हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता नहीं है। आजकल क्या होता है, मोबाइल नंबर के थ्रू ही ओटीपी भेज के वो कम्युनिकेशन कर लेता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और रिक्वेस्ट ओटीपी में मैंने क्लिक कर दिया, तो मोबाइल में हमारा ओटीपी आ जाएगा। और उस ओटीपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस ओटीपी के थ्रू हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओटीपी के थ्रू देखो लॉगिन हो गया, मेरा मेरा प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है। तो मेरा प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग कैटलॉग्स हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। मोबाइल कैटेगरी में कौन से कंपनी का मोबाइल चाहिए, मोबाइल एसेसरीज में किस तरह का मोबाइल एसेसरीज चाहिए, लैपटॉप कैटेगरी आ चुका है, स्पीकर का कैटेगरी आ चुका है। हर एक कैटलॉग के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिस तरह के कैटेगरीज का प्रोडक्ट हमें चाहिए, यहाँ पे उस तरह की कैटेगरी के ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस पेज में डायरेक्टली ले जाएगा। ओके, लेने के बाद जिस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वहां पे देखो दो ऑप्शन अवेलेबल है, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। तो हम पहले क्या करेंगे, कार्ट में पहले प्रोडक्ट को ऐड करते करते जाएंगे, हमें जितना भी प्रोडक्ट ऐड करना है। ओके, ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे। तो कार्ट में मेरा ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। पहले से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड किया था, अभी और कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हम और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड आइटम में क्लिक करेंगे। अगर हमें और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करना है तो हम अगेन क्या करेंगे, अगेन बैक करके जाएंगे। अगर हमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो हम ऐसे बैक करके जाएंगे। और बैक करके आने के बाद अगर हमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को हम जाके सिलेक्ट करेंगे। उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको भी एक एक करके क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे। तो एक एक करके सारा प्रोडक्ट ऐड होगा। तो देखो ये प्रोडक्ट अभी मैंने ऐड किया, उसके बाद ये प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐड किया था, ये प्रोडक्ट सपोज मैंने पहले से ऐड किया था। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किया था सारा प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मेरे कार्ट में दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था, इनमें से सपोज कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। ओके, कार्ट में मैंने जितना प्रोडक्ट ऐड किया उनमें से कोई प्रोडक्ट सपोज मुझे नहीं चाहिए, मुझे सपोज ये लैपटॉप मैंने ऐड किया था, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव ऑप्शन में क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम हमारे कार्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस रिड्यूस हो गया। सपोज और कुछ प्रोडक्ट को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, और प्राइस रिड्यूस हो गया देखो। ये प्रोडक्ट रिमूव करना है तो इसको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। तो कार्ट से अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करने के बाद भी रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो वो हमें हमारा डिलीवरी एड्रेस मांगेगा। डिलीवरी एड्रेस देने के बाद फिर हमें वो हमारा पेमेंट डिटेल्स मांगेगा। पेमेंट मतलब किस कैसे हम पेमेंट करना चाहते हैं वो डिटेल्स हमें मांगेगा। वो डिटेल्स हम अगर दे देंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद हमारा ही प्रोडक्ट हमारे घर पे आके पहुंच जाएगा। ओके, वही सब चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमारे नोट्स में लिखा गया है, जो अभी मैंने प्रैक्टिकल में समझाया। ओके, तो आज के क्लास में हमने जो जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा और सबको क्लियर भी हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के और कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट, ये कैसे अवेलेबल हो सकता है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास में हम डिस्कशन को यही पे स्टॉप करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।